फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे खान ग्लोबल स्टडी का मैगजीन है फ्रेंड्स, और जो अप्रैल महीने का है। और उसमें इससे पहले भी वीडियो आ चुके हैं फ्रेंड्स। एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा था, उसमें सारे कुछ ये सब मैंने करा दी हूँ फ्रेंड्स। इसमें बिहार स्पेशल था और बिहार स्पेशल में फिर वन लाइनर भी था फ्रेंड्स। तो ये सब मैंने अपडेट करा दिया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और आज है राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे, इसके बारे में आज पढ़ लेंगे फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं फ्रेंड्स। इससे पहले हमारे एडिटेरिया का जितने भी वीडियो आते हैं, एडिटेरिया का जिसमें करेंट कॉन्सेप्ट करके है, और उसका टेस्ट भी आ रहा है फ्रेंड्स। एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी बेस पे आ रहा आधार टेस्ट सीरीज है, उसका भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं फ्रेंड्स। इसमें हिस्ट्री 4 टॉपिक, हिस्ट्री 4 टेस्ट पॉलिटी और 4 टेस्ट साइंस का हो चुका है, 4 टेस्ट ज्योग्राफी और 1 टेस्ट इकोनॉमिक्स का 5 टेस्ट बच रहा है फ्रेंड्स। वो भी मैं धीरे धीरे अपडेट कर दूंगी। और जुनून का 6 टेस्ट हो चुका है, तो भी अपलोड हो चुका है, तो वहाँ पे जाके देख लेंगे, ठीक है। तो आज का देख लेते हैं। और साथ ही साथ घटना चक्र भी चल रहा है फ्रेंड्स। घटना चक्र इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, जो पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं। घटना चक्र में पीवाईक्यू है फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी 50% क्वेश्चन उसमें से आ जाते हैं। तो आज का स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे। और ये कब का है फ्रेंड्स? तो ये मई महीने का है, मई महीने 2024 का है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय महत्व में राज्य व्यवस्था का। तो आदर्श आचार संहिता फ्रेंड्स, बता दूं कि अभी हमारे 18वीं लोकसभा चुनाव हुई है, जिसमें मोदी जी वापस तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इस बार इलेक्शन हुई है लोकसभा चुनाव, तो ध्यान दीजिएगा। तो आदर्श आचार संहिता के बारे में क्या है, ये पॉलिटी मेंस में, बीपीएससी पॉलिटी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो भारत के निर्वाचन आयोग ईसीआई द्वारा 19 अप्रैल से 1 जून, डेट याद रखेंगे फ्रेंड्स, 19 अप्रैल से 1 जून तक 18वीं लोकसभा चुनाव आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी। इस घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी। तो कौन सी हुई है फ्रेंड्स? 18वीं लोकसभा चुनाव हुई है, ठीक है। और कब से हुई है, तो डेट भी याद रखेंगे फ्रेंड्स। तो ये हुई है 19 अप्रैल से 1 जून तक, और 4 जून को रिजल्ट आनी थी, जो आ चुकी है। आदर्श आचार संहिता चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विनियमित करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नियमों और निर्देशों का एक समुच्चय है। नियमों और निर्देशों में भाषण, घृणा या विशेषाधिकार, चुनाव घोषणा पत्र की सामग्री, समान आचरण, मतदान दिवस, मतदान केंद्र, बैठकें आदि संबंधित मुद्दे शामिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य प्रशासन द्वारा राजनीतिक नेताओं के लिए आचार संहिता जारी किया गया था, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सके। तो सबसे पहले कब हुआ था, कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो केरल में आचार संहिता लागू हुई थी, और 1960 में, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और 1962 के लोकसभा चुनाव के दौरान यह संहिता भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों के लिए जारी की गई थी। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो करंट अफेयर है ना, आप कम से कम 2 से 3 जो डिफरेंट क्लासेस होते हैं, वहाँ का आप ज़रूर फॉलो करेंगे। पहला अभी तो हम लोग एडिटोरिया का देख ही रहे हैं, अभी केजीएस का देख लेंगे, और एक और किसी एग्जाम किसी क्लासेस का देख लेंगे, जिससे क्या होगा कि अगर इसमें एडिटोरियम से छूट गया तो केजीएस में हो जाएगा, और केजीएस का छूट गया तो किसी और में हो जाएगा। तो हम लोग 2 से 3 करंट अफेयर का बुक लेके चलेंगे फ्रेंड्स, ताकि एग्जाम में करंट अफेयर जो 30 मार्क्स आते हैं, 20 to 30 मार्क्स आते हैं, जो हमारा उसमें से 20, अगर 30 मार्क्स आता है तो 20 नंबर फिक्स होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पेटेंट नियम 2024। तो इसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में पेटेंट नियम 2024 को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया गया है। यह नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इन नियमों के माध्यम से कई प्रावधान किए गए हैं, जो पेटेंट हासिल करने और उसे प्रबंधित करने की प्रक्रिया सरल बनाएंगे। नेक्स्ट है, यह निवेशकों और रचनाकारों के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण
का निर्माण करेगा। विकसित भारत संकल्प को पूरा करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मध्य में राष्ट्र के आर्थिक विकास में तेजी की भी उम्मीद है। पेटेंट किए गए आविष्कार में आविष्कारकों के योगदान को मान्यता देने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान के साथ एक नया आविष्कारक प्रमाण पत्र का सृजन किया गया है। कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से अग्रिम भुगतान करने पर नवीकरणीय शुल्क कितना है तो 10% कम कर दिया गया है। परीक्षा हेतु अनुरोध दाखिल करने की समय सीमा आवेदन की प्राथमिकता की तारीख 48 महीने से घटाकर कितना कर दिया है तो 31 मंथ कर दिया है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के इकोनॉमिक्स, क्योंकि मेंस के लिए हमारे इकोनॉमिक्स जैसे कि अगर पेपर बीपीएससी के बारे में बात कर रही हूँ फ्रेंड्स कि अगर पेपर 2 में देखेंगे तो उसमें पॉलिटी से 3 क्वेश्चन रहते हैं और इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन रहते हैं और साइंस एंड टेक से 2 क्वेश्चन रहते हैं। तो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी ये सारे करना हमारे लिए पेपर 2 मतलब मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो और प्री के लिए तो है ही, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स में देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य व्यापार की पूर्ण बहाली हो गई है। संदर्भ क्या है तो भारत में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत के साथ व्यापार फिर से शुरू करने पर चर्चा की, जो कश्मीर के धारा 370 हटाने के बाद से बंद था। तो ठीक है, और ये कहाँ के है फ्रेंड्स तो ये मई 2024 का है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट है पाकिस्तान इस समय भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से मिलने वाली आर्थिक मदद पर निर्भर है। IMF द्वारा ऊर्जा शुल्क में बढ़ोतरी, ऊर्जा सब्सिडी को हटाने जैसी शर्तें लगाई गई हैं, जिसमें उत्पादन की लागत में बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान में कारोबारी समुदाय की ओर से घरेलू दबाव है और चूंकि प्रत्यक्ष व्यापार बंद हो गया है, इसलिए पाकिस्तान दुबई और अन्य देशों के माध्यम से भारतीय सामान आयात करता है, जिससे आयात लागत बढ़ जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ई कुबेर पोर्टल क्या है तो संदर्भ क्या है तो हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं CSS के लिए धनराशि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के ई कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से वितरित किया जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो केंद्र प्रायोजित यहाँ पे केंद्र प्रायोजित जो योजना है फ्रेंड्स, जिसकी धनराशि जो है अब धनराशि तो RBI देती है, तो धनराशि RBI द्वारा किस प्लेटफॉर्म से दिया जाएगा तो ई कुबेर प्लेटफॉर्म से दिया जाएगा। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो वर्तमान में CSS मतलब CSS का फुल फॉर्म है केंद्र प्रायोजित योजनाएं कि निधि राशि एकल नोडल खाते SNA से जारी की जाती है। केंद्रीय वित्त विभाग वित्तीय वर्ष 2024-25 में CSS फंड वितरण के लिए एक नई वितरण प्रणाली ई कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से तैयार कर रहा है। इस नई वितरण प्रणाली को लागू करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सभी मंत्रालयों को RBI ई कुबेर प्लेटफॉर्म पर खाता खोलना होगा। इस प्रकार एकीकृत प्रणाली विकसित की जाएगी। इसका प्रमुख तथ्य क्या क्या है तो ई कुबेर पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, कभी पूछ लेता है कि ई कुबेर पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा वित्त मंत्रालय, जो भी है 4 ऑप्शन देंगे उसमें RBI भी होगा। तो ई कुबेर पोर्टल RBI द्वारा लॉन्च किया गया है। यह RBI का कोर बैंकिंग समाधान है, जो पूरे देश में प्रत्येक बैंक के लिए एक एकल चालू खाता प्रदान करता है। इस खाते को कहीं से भी और कहीं भी एक्सेस किया जाएगा, ठीक है, और किया जा सकता है। इस पोर्टल पर RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियां भी नीलामी के लिए जारी की जाती है। नेक्स्ट है इसके बाद PFMS पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम सभी योजनाओं को स्पीड ट्रांसफर इंटीग्रेटेड सिस्टम में शामिल कर देगा। प्रारंभ में क्या हुआ तो इस परियोजना के अंतर्गत समाज कल्याण, शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन जैसे विभाग शामिल होंगे। ESNAPS और ई कुबेर जैसी डिजिटल प्रणालियों का उपयोग करके केंद्र सरकार का लक्ष्य देश के विकास के लिए संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना और केंद्र और राज्य के बीच सहकारी वित्तीय संघवाद को बढ़ावा देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है
बॉन्ड बाजार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के लिए नए सिस्टम होंगे। तो ये देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बॉन्ड बाजार को विनियमित करने के लिए कुछ नए नियम लाए गए हैं। तो क्या नियम है फ्रेंड्स? तो नए नियम से बैंकों द्वारा अपनी बैलेंस शीट को प्रबंधित करने के तरीके बदल जाएंगे और कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को बढ़ावा मिलेगा। अब से बैंकों को अपने निवेश को हेल्ड टू मैच्योरिटी बिक्री के लिए उपलब्ध और लाभ या तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर आधारित करना होगा। अब बैंक कॉरपोरेट बॉन्ड को हेल्थ टू मैच्योरिटी HTA में शामिल कर सकता है। पहले बैंक केवल सरकारी प्रतिभूतियों गवर्नमेंट ESE सरकारी प्रतिभूतियों और सरकार राज्य के ऋण में ही अपनी पूंजी निवेश कर सकते थे। नए नियमों के मुताबिक बैंक कॉरपोरेट बॉन्ड को HTM में रख सकते हैं। पूर्व में बैंक इस चिंता से कॉरपोरेट बॉन्ड खरीदने से बचते थे कि कीमत गिर जाएगी और उन्हें घाटे के लिए बाजार दर प्रावधान करना होगा। नेक्स्ट है हेल्थ टू मैच्योरिटी क्या है फ्रेंड्स? तो इसके बारे में जान लेते हैं। ऋण प्रतिभूतियों जो ऋण समाप्त होने तक व्यवसाय द्वारा धारित होती है हेल्थ टू मैच्योरिटी प्रतिभूतियों के रूप में जानी जाती है। तो ये ध्यान रखेंगे। मार्केट टू मार्केट घाटा क्या होता है? और यदि कोई प्रतिभूति एक निश्चित कीमत पर खरीदी गई हो और बाद में बाजार मूल्य गिर गया तो धारक को अवास्तविक हानि होगी और प्रतिभूति को नए बाजार मूल्य पर अंकित करने से मार्केट टू मार्केट हानि होगी। फ्रेंड्स देख लीजिए, इसमें जो इड्यूटेरिया का देख रहे हैं तो इड्यूटेरिया का डिफरेंट करेंट है, वो कहीं और से भी स्रोत लिए हैं और इसमें भी कुछ अलग है। तो अगर दोनों 2 या 3 बुक के आपको मिला करके देख लेंगे ना तो आपको करेंट अफेयर काफ़ी मजबूत हो जाएगा। और फ्रेंड्स इससे पहले अगर आप कुछ प्री एग्ज़ाम आप दिए होंगे या BPSC का किसी चीज़ का जैसे PCS का प्री और मेंस दिए होंगे तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि अभी अगर आप अच्छे से तैयारी 1-2 बार हो चुकी हैं तो आप टेस्ट और PDF टेस्ट और करेंट अफेयर करेंगे ना तो आपका नेक्स्ट भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान देंगे इसके लिए। तो आप जितना ज़्यादा हो सके टेस्ट लगाएं और टेस्ट ये कोई सेलेक्टेड टेस्ट नहीं लगाएं फ्रेंड्स, जितने भी है जैसे कि एडिटोरिया का आ रहा है, इम्तिहान का है, परफेक्शन का है, दृष्टि का है, आस्था का है, जिसका भी मिले आप टेस्ट लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाएं। फ्रेंड्स अभी अगर हमारा आधार सीरीज टेस्ट खत्म हो जाएगा ना तो इसके बाद में आस्था का टेस्ट सीरीज जितना जो अभी नया आया हुआ है वो सारे मैं कर लूँगी, ठीक है। तो सौर PV सेल पर आयात प्रतिबंध, तो इसके बारे में देख लेते हैं संदर्भ क्या है। तो भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE और ने सौर फोटोवोल्टिक के मॉडल और विनिर्माताओं की स्वीकृति सूची ALMM की अपनी 2021 की अधिसूचना को फिर से लागू करने और भारत के नवीकरणीय विनिर्माण वातावरण का समर्थन करने के लिए अस्थायी स्रोत का उपयोग करने का आदेश दे दिया है। इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो भारत सरकार ने जनवरी 2019 में ALMM के आदेश को अधिसूचित किया, लेकिन यह कोविड-19 के कारण सफल नहीं हो सका। केंद्रीय वित्त मंत्री 2022-23 के केंद्रीय बजट में 19,500 करोड़ रुपये PLI उत्पादन संवर्धन प्रोत्साहन योजना का प्रस्ताव रखा था। इस उद्देश्य संपूर्ण सौर आपूर्ति प्रणाली के घरेलू विनिर्माण को बढ़ाना था। नेक्स्ट है भारत सौर मॉड्यूल और सेल की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चीन और वियतनाम तो चीन और वियतनाम से आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। ये भी देखेंगे। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार भारत ने पिछले 5 वर्षों में लगभग $11.17 बिलियन मूल्य के सौर सेल और मॉड्यूल का आयात किया है। सौर ऊर्जा के विस्तार के भारत के प्रयास मुख्य रूप से वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोत में 500 गीगावाट स्थापित क्षमता को सरकार के लक्ष्य को प्रेरित करता है। तो ये जरूर ध्यान देंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो अभी हमारा लक्ष्य है गैर जीवाश्म का कितना है फ्रेंड्स? तो 2030 तक 500 गीगावाट की स्थापित करने की क्षमता को लक्ष्य रखा गया है। तो ये जरूर ध्यान देंगे।
और कहाँ से सौर सेल और मॉड्यूल आयात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे चीन और वियतनाम से ज़्यादा करते हैं, तो ये भी ध्यान देंगे। और कितनी बिलियन डॉलर, तो 11.17 बिलियन डॉलर मूल्य के करते हैं। और बजट में 2022-23 में कितना दिया गया था, तो 19,500 करोड़ रुपया PLI योजना के प्रस्ताव रखा गया था, ये भी ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो कि बिल्कुल फ्री है, लाइक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसमें क्या पूछा था, IEA के अनुसार वर्ष 2026 तक बड़े देशों के बीच भारत में बिजली की मांग सबसे तेजी से बढ़ेगी। तो ये कोई IEA के अनुसार ये कहा गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, विदेशी संस्थागत निवेश को FII को ग्रीन बॉन्ड में निवेश की अनुमति मिल गई है। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी संस्था निवेश को FII को भारत के ग्रीन बॉन्ड में निवेश की अनुमति दे दी गई है। भारत में हरित परियोजना में FII की भागीदारी से देश की महत्वाकांक्षी 2070 नेट जीरो लक्ष्य को प्रोत्साहित करने के लिए उपलब्ध धन का विस्तार होगा। तो ये देख लेंगे कि हमारा जो नेट जो शून्य का है फ्रेंड्स, जो नेट शून्य लक्ष्य जो लेना है, कहाँ तक कब का है फ्रेंड्स, तो 2070 तक है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा कर लेते हैं, ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये तो सबको पता होगा फिलहाल के लिए। यह गैर जीवाश्म ईंधन से देश को 50% ऊर्जा का उत्पादन भी सुरक्षित करेगा। यह देश की अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को 45% तक कम कर सकता है, मदद मिलेगा। जैसे ही ग्लासगो में 2021 में COP26 में प्रधानमंत्री ने वादा किया था, तो यहाँ पे भी देख लेंगे। ठीक है, कहाँ हुआ, तो ग्लासगो में 2021 में जो COP26 हुई थी ना, उसी में वादा किया है कि 2070 तक हमारा नेट जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट है ग्रीन बॉन्ड। तो वे बॉन्ड जो राष्ट्र की हरित परियोजनाओं या पर्यावरणीय उद्देश्य के लिए जारी किए जाते हैं। ऐसी परियोजना जो ऊर्जा दक्षता बढ़ाती है, उत्सर्जन कम करती है, जलवायु लचीलापन को बढ़ावा देती है और प्राकृतिक परिस्थितियों तंत्र जैसे जैविक तथा जैव विविधता को प्रोत्साहन करती है। हरित परियोजना और ग्रीन बॉन्ड हेतु पात्र है। नवीकरणीय ऊर्जा, निम्न कार्बन भवन, सार्वजनिक परिवहन, विद्युतीकरण और कुशल जल प्रबंधन उन परियोजनाओं में से है जो हरित परियोजनाओं में शामिल है। नोट में है, हालांकि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और बड़े जल विद्युत संयंत्रों को हरित परियोजना से बाहर रखा गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीयों के समक्ष आयात मुद्रास्फीति का जोखिम है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसका संदर्भ क्या है, तो एशियाई विकास बैंक ADB बैंक, एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में चेतावनी दी कि भारत को आयातित मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ सकता है, तो ये थोड़ा ध्यान देंगे। और किसने कहा है फ्रेंड्स, तो एशियाई विकास बैंक ने कहा है। और क्योंकि पश्चिम देशों में ब्याज दरों में वृद्धि के बीच रुपया कमजोर हो सकता है। आयातित मुद्रास्फीति से तात्पर्य क्या है, तो देश में कीमत में वृद्धि या आयात की लागत के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में वृद्धि है। रुपये में मूल्यह्रास का प्रभाव क्या पड़ेगा, तो किसी भी विदेशी उत्पाद या सेवा के भुगतान के लिए आवश्यक विदेशी नकदी प्राप्त करने के लिए देश के नागरिकों को अपना घरेलू धन अधिक खर्च करना होगा। इससे ऐसी व्यवस्था जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए तेल का आयात करती है में कीमतें बढ़ने की आशंका है। कमजोर घरेलू मुद्रा निर्यात को बढ़ावा देती है, क्योंकि शिपमेंट अधिक प्रतिस्पर्धा हो जाते हैं और विदेशी खरीदारों की क्रय शक्ति में बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट है भूगोल के बारे में, इसमें अब भूगोल भी देख लेते हैं। तो भूगोल में क्या क्या हुई है न्यू फ्रेंड्स मई में, तो देख लेते हैं। ब्रह्मांड का नया ट्विन स्टार, तो हाल ही में समान व्यास और रासायनिक संरचना वाले 91 जोड़े तारे के अन्वेषण से पता चला है कि आश्चर्यजनक रूप से बड़ी संख्या में उसमें से एक ग्रह को निगलने के प्रमाण है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो अध्ययन में तथाकथित सहजन्मजात तारों की जांच की गई, जो कि तारों के युग में है और ये गैस और धूल के
एक ही अंतरतारिका बादल के भीतर बने होते हैं। चूंकि इनकी रासायनिक संरचना समान थी और वे लगभग समान द्रव्यमान तथा आयु के थे, इसलिए उन्हें जुड़वा ट्विंस कहा गया है। वे हमारे आकाशगंगा में एक ही दिशा में एक साथ गतिमान है। वे एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण से बंधे दो तारों की बाइनरी प्रणाली नहीं है। वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि कभी कभी किसी बड़े ग्रह या नजदीक तारे से होने वाली गड़बड़ी किसी ग्रह को कक्षा से बाहर कर सकती है, जिससे ग्रह प्रणाली अस्थिर हो सकते हैं। नेक्स्ट है कलाकदल तटीय बाढ़। ये क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में जान लेते हैं। तो हाल ही में केरल में समुद्री ऊंचाई लहरों के कारण सैकड़ों घरों और इमारतें में पानी भर गई है। मलयालम भाषा में स्थानीय मछुआरों द्वारा कलाकदल शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ कल्लन का अर्थ है चोर और कदल का अर्थ समुद्र है। तो समुद्र का चोर के बारे में इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि कलाकदल का फुल फॉर्म मतलब क्या मतलब होता है इसका। तो मलयालम भाषा में कलाकल को कल्लन को अर्थ होता है चोर और कदल को अर्थ होता है समुद्र। तो समुद्र का चोर बोल सकते हैं उसको। नेक्स्ट है यह भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत से पहले एक तटीय बाढ़ है। अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार कलाकदल शब्द जो 2012 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा अनुमोदित किया गया था। कलाकदल आमतौर पे समुद्र की लहरों के कारण उत्पन्न होती है। महासागरीय तरंग स्थानीय हवा के कारण नहीं बल्कि तूफान जैसे चक्रवातों या उच्च शक्ति वाली सतही हवाओं के कारण बनता है। ऐसे तूफान के दौरान भारी मात्रा में ऊर्जा हवा से पानी में स्थानांतरित होती है, जो बहुत ऊंची लहरें बनाती है। आमतौर पर कलाकदल एक सुनामी प्रतीत होती है, लेकिन सुनामी पानी के नीचे के विक्षोभ के कारण होती है, जबकि कलाकदल चक्रवात या उच्च गति वाली सतही हवाओं के कारण होती है। तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि सुनामी किसके कारण होता है। तो सुनामी पानी के नीचे विक्षोभ के कारण होता है, ठीक है। जबकि कलाकदल जो आता है वो चक्रवातों या उच्च गति वाली सतही हवाओं के कारण होती है। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये चीज़ ना कथन कारण जो भी टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो उसमें बहुत सारे कथन कारण से क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर कौन से इसमें 3 ऑप्शन दे देते हैं, कौन से गलत है कौन सा सही है। तो ये भी पूछ सकता है कि सुनामी किसके कारण होता है, विक्षोभ के कारण होता है, और कलाकदल क्या तो चक्रवातों तथा उच्च गति वाली सतही हवाओं के कारण होती है। तो ये भी सब ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ये सब यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। महासागरीय तरंग, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो स्वेल या तरंग आमतौर पर दूर से संचालित होने वाली बड़ी मौसमी संबंध गड़बड़ी के कारण होने वाली नियमित तरंग गति है। और इसके बाद हिमनद झील में बाढ़ का खतरा, तो ये पढ़ लेते हैं इसके बारे में। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा फ्रेंड्स। और जो भी वीडियो मैं डालूँ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप लाइक नहीं कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ वीडियो में आपका लाइक नहीं आ रहा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स। और हमारे टेलीग्राम चैनल भी है, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हिमनद झील में बाढ़ का खतरा है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा हिमनद झीलों का आकलन करने के लिए विशेषज्ञों की 2 टीमों का गठन किया है, जो हिमनद झील में बाढ़ के खतरे के कारण का अध्ययन करेंगे। ये झीलें ग्लेशियर लेक आउटवर्ड्स फ्लड के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है और इससे हिमालय क्षेत्र में कई आपदाओं का जोखिम है। जोखिम आकलन कार्य का लक्ष्य है GLOF घटना की संभावनाओं को न्यूनतम करना। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार हिमालयी राज्यों में 188 हिमनद झीलें के तीव्र वर्षा के कारण टूटने की संभावना है। उत्तराखंड में इन झीलों की संख्या 13 है, ठीक है। नेक्स्ट है किसी हिमनद झीलों में पानी की अचानक नीचे की ओर तीव्र प्रवाह से आपदा आ सकती है और जिसे GLOF कहा जाता है। एक हिमनद झील का निर्माण तब होता है जब एक हिमनद अपने स्थान से पीछे खिसक जाता है, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी के लिए ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे कि हिमनद झील का निर्माण तब होता है जब एक हिमनद अपने स्थान से पीछे खिसक जाता है और अपने पीछे एक गड्ढे छोड़ जाता है,
ठीक है, जिसमें बर्फ के पिघले पानी भर जाते हैं, उसे हिमनद कहते हैं। नेक्स्ट है ऐसी झीलों पर अधिक अस्थिर बर्फ या ढीली चट्टान और मलबे से बने तलछट के एक बंध निर्मित हो जाते हैं। यह बांध टूट जाती है तो अत्यधिक मात्रा में पानी तीव्र वेग से नीचे की ओर बहने लगती है, जिससे संभावित रूप से निचले इलाके में बाढ़ आ जाती है। हिमनद का पिघलना GLOF के मुख्य कारणों में से एक है। हिमनद से बर्फ के बड़े हिस्से टूटकर झील में गिर जाते हैं, जिससे पानी का अचानक विस्थापन हो जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण। तो संदर्भ क्या है, तो भारत ने अनेक राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे कोबाल्ट, निकेल आदि से समृद्ध हिंद महासागर के समुद्री तल में 2 विशाल क्षेत्र के अन्वेषण के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण ISBA जामिका में आवेदन किया है। इसके बारे में क्या है, तो इस क्षेत्र पर अधिकार का दावा श्रीलंका द्वारा पहले से ही किया जा चुका है, लेकिन भारत का कदम क्षेत्र में चीनी जहाज की उपस्थिति से प्रेरित है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण क्या है, तो इसके बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। वर्ष 1994 में स्थापित यह राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में खनिज अन्वेषण और खनन को नियंत्रित करता है। सदस्य कौन है इसमें, तो 168 सदस्य और यूरोपीय संघ जो 18 मई 2023 को तक आए हैं। प्राधिकरण क्या है, तो खनन गतिविधियों के लिए अन्वेषण लाइसेंस प्रदान करना और नियम निर्धारित करना है। पर्यावरण संरक्षण और लाभों का न्यायसंगत बंटवारा सुनिश्चित करता है, तो इसके बारे में भी जान लेंगे। नेक्स्ट है आवेदन का उद्देश्य क्या है, तो इन क्षेत्रों में से एक में स्थित कोबाल्ट समृद्ध परत, जिसमें लंबे समय से फांसी निकितिन सीमाउंट NN सीमाउंट के रूप में जाना जाता है, में अन्वेषण कार्य करना है। AN सीमाउंट मध्य हिंद महासागर बेसिन में एक संरचनात्मक आकृति जो 400 किलोमीटर लंबी और 150 किलोमीटर चौड़ी है, जो भारत के तट से लगभग 3000 किलोमीटर पे दूर है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, क्योंकि नया जो भी खोज होती है या फिर नया का जो चर्चे में आते हैं ना फ्रेंड्स, वही एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो AN सीमाउंट कहाँ है, तो हिंद महासागर बेसिन के एक संरचनात्मक आकृति है जो 400 किलोमीटर से 150 किलोमीटर 400 किलोमीटर लंबी और 150 किलोमीटर चौड़ी है, जो भारत के तट से कितना दूर है फ्रेंड्स, तो 3000 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कच्चा तीबू द्वीप। तो कच्चा तीबू द्वीप के बारे में देख लेते हैं। तो हाल ही में कच्चा तीबू द्वीप श्रीलंका को देने के पिछली सरकार के फैसले को लेकर विवाद हो गया था, और कच्चा तीबू पाक जलडमरू के पास स्थित एक निर्जन क्षेत्र है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि पाक जलडमरू क्वेश्चन बहुत बार पूछा था ये फ्रेंड्स कि पाक जलडमरू किसको अलग करता है, तो पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो यहाँ पे ये एग्जाम में पूछता था, तो अब ये पूछ सकता है क्योंकि ये विवाद में हुआ था और चर्चा में भी बहुत आए थे। तो कच्चा तीबू पाक जलडमरू के पास स्थित एक निर्जन क्षेत्र है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। यह रामेश्वरम के उत्तर पूर्व में भारतीय तट से लगभग 33 किलोमीटर और श्रीलंका में जाफना से 66 किलोमीटर दूर स्थित है। ये देख लीजिए यहाँ पे मैप फ्रेंड्स। आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना फ्रेंड्स, तो इस ज्योग्राफी पढ़ने से पहले आपके टेबल पे एटलस ज़रूर होना चाहिए जो ऑक्सफोर्ड का आता है, और आपके पास मैप होना चाहिए फ्रेंड्स, जो वर्ल्ड मैप और भारत का मैप जरूर होना चाहिए। अगर बिहार का तैयारी कर रहे हैं, BPSC कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो BPSC का मैप, बिहार का मैप जरूर अपने टेबल के सामने रखेंगे फ्रेंड्स, ताकि जो भी क्वेश्चन होगा सबसे पहले उस पर वहाँ पे जाके देखेंगे। ठीक है, तो ये दिमाग में रहेगा, और एग्जाम में अगर ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है तो आपको देखा हुआ चीज़ और सुना हुआ चीज़ ज़्यादा याद रहता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कच्चा तीबू द्वीप कहाँ पे है, तो ये देखिए यहाँ पे है ये, और रामेश्वरम यहाँ है। ठीक है, जो भारत के भाग है, और मन्नार द्वीप श्रीलंका यहाँ पे, श्रीलंका के जाफराना द्वीप यहाँ पे है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये मैप है मन्नार की खाड़ी दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट है कच्चा तीबू द्वीप 14वीं शताब्दी में बने 14वीं शताब्दी में हुए ज्वालामुखी विस्फोट का परिणाम है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कच्चा तीबू द्वीप कैसे बना है, तो ये ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बना है।
मध्य युग में इस द्वीप पे क्या, तो श्रीलंका के जाफना साम्राज्य का नियंत्रण था। 17वीं सदी की शुरुआत में नियंत्रण रामनाथपुरम की रामानंद जमींदारी को हस्तांतरित कर दिया गया था। ब्रिटिश राज के दौरान इसे मद्रास प्रेसिडेंसी में शामिल कर दिया गया। 1974 में भारत सरकार ने भारत और श्रीलंका समुद्री समझौते के हिस्से के रूप में कच्चातीबू द्वीप को श्रीलंका को दे दिया था। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो भारत है कब दिया था फ्रेंड्स, तो भारत 1974 में श्रीलंका को भारत दे दिया था वो द्वीप, तो इसलिए वो चर्चा में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि कब दिया है, 1974 में। उस टाइम क्या था, तो इंदिरा गांधी का कार्यकाल था फ्रेंड्स। समझौते के अनुसार भारतीय मछुआरों को कच्चातीबू द्वीप तक पहुंचने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इस समझौते में भारतीय मछुआरों के मछली पकड़ने के अधिकार का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था। कच्चातीबू द्वीप स्थायी बसावट के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पीने का पानी का कोई स्रोत नहीं है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और नोट में है सेंट एंथोनी चर्च इसी द्वीप पे स्थित है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेंट एंथोनी द्वीप कहाँ पे है, तो सेंट एंथोनी चर्च कच्चातीबू द्वीप पे स्थित है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स कि कहाँ से एग्जाम में पूछ देंगे, कोई हमें पता नहीं है। नेक्स्ट है पूर्ण सूर्य ग्रहण, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो हाल ही में उत्तरी अमेरिका में पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा गया। इस प्रकार सूर्य ग्रह एक अत्यंत दुर्लभ सौर घटना है। सूर्य ग्रह तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो ये भी साइंस ज्योग्राफी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में ब्रह्मांड देखेंगे तो उसमें सारे कुछ अपडेटेड किया हुआ है, मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ज्योग्राफी से फ्रेंड्स जितनी भी वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये सब आते हैं फ्रेंड्स, वो अपडेट हो चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में आपको जाकर चेक कर लेंगे। सूर्य ग्रह तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, और यह सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर पड़ने से रोकता है। सूर्य ग्रह कुल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं इसका। 1 मिनट फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो सूर्य ग्रह तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है, और यह सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर पड़ने से रोक देता है। सूर्य ग्रह कुल 4 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, तो पूर्ण सूर्य ग्रह जब चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह से अवरुद्ध कर देता है, तो उस समय चंद्रमा की छाया के केंद्र में स्थित के क्षेत्र में पूर्ण सूर्य ग्रह होता है। ठीक है, और वलयाकार सूर्य ग्रह क्या होता है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर बिंदु पर या उसके निकट सूर्य के सामने से गुजरता है, तो वलयाकार सूर्य ग्रहण होता है। और आंशिक सूर्य ग्रहण कौन सा है, तो जब चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को आंशिक रूप से अवरुद्ध करता है, तो आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। और मिश्र सूर्य ग्रहण कौन सा होता है फ्रेंड्स, तो मिश्र सूर्य ग्रहण तब होता है जब ग्रह वलयाकार और पूर्ण सूर्य ग्रह के बीच बदलता रहता है, क्योंकि चंद्रमा की छाया विश्व भर में पड़ती है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर पूर्ण सूर्य ग्रहण लगभग 400 वर्ष में केवल एक बार होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी पर पूर्ण सूर्य ग्रहण लगभग 400 वर्षों में केवल एक बार होता है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी पूर्ण ग्रह केवल तभी देखा जा सकता है जब वह उपछाया हो। उपछाया बहुत छोटी होती है, जो पृथ्वी के केवल एक छोटे से हिस्से में ढकती है। सूर्य ग्रह के दौरान पृथ्वी का 1% से भी कम भाग उपछाया से ढका होगा। इस वजह से बहुत कम संख्या में ही लोग पूर्ण ग्रहण देख पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी नेक्स्ट है हमारा ज्वालामुखी भंवर वलय, इसके बारे में देख लेते हैं। और संदर्भ क्या है इसका, तो हाल ही में यूरोप के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना में विस्फोट हुआ, और इससे हवा में धुएं का एक घेरा बन गया। और ये पहले तो ध्यान रखें कि माउंट एटना कहाँ पे है, तो ये यूरोप के सक्रिय ज्वालामुखी है फ्रेंड्स। तो माउंट एटना यूरोप का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। यह भूमध्य सागर के सबसे बड़े द्वीप कहाँ, तो सिसिली के पूर्व तट पे स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपको, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा घटना चक्र में। तो ये कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो ये सिसिली द्वीप पे है। और कौन सा, तो इसका नाम है माउंट एटना, और यूरोप का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है,
माउंट एटना में पांच क्रेटर है जो यूरोप में अधिकांश ज्वालामुखी विस्फोट का कारण है और ये भूमध्य सागर में है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। और वर्ष 2013 में एटना को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। तो एटना को भी यूनेस्को में विश्व धरोहर के स्थल में 2013 में जोड़ा गया था फ्रेंड्स, तो ध्यान देंगे इसमें। ज्वालामुखी में विस्फोटकों का 50,000 साल का इतिहास है। और इसमें क्या है, तो इसमें बोल रहा है कि जब गैस ज़्यादातर जल वाष्प क्रिएटर वेंट के माध्यम से तेजी से निकलती है तो भंवर के छल्ले बनते हैं। ठीक है, एटना के क्रिएटर में जो वेंट खुला है वह लगभग पूर्णतः गोलाकार है, इसलिए पहाड़ के ऊपर जो छल्ले देखे गए हैं वे भी गोलाकार हैं। वैज्ञानिक शोध के अनुसार ज्वालामुखी भंवर वलय को पहली बार 1724 में इटली में ही देखा गया था। ज्वालामुखी भंवर वलय हाल ही में कई ज्वालामुखियों में देखे गए हैं, जिसमें ग्वाटेमाला में पकाया, इक्वाडोर में तुरुगाहुआ और मलास्का में रिडाउल शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए फ्रेंड्स, यही है रिंग बना हुआ है और ये रिंग बना हुआ है, ये जो माउंट एटना से निकला है उसमें रिंग बना हुआ, उसी को बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, तो इसको भंवर वलय कहते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी भंवर वलय बोलते हैं इसको, और ये माउंट एटना है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रैगन एक नेबुला, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हाल ही में ड्रैगन ए नेबुला का रहस्य खगोलविदों द्वारा सुलझाया गया है। ठीक है, और ये क्या है, ड्रैगन एक नेबुला गैस और धूल का एक बादल है जिसमें दो विशाल तारे होते हैं। फाइटिंग ड्रैगन्स ऑफ आरा एक बड़े निहारिका के निकट होने के कारण ड्रैगन एक को इसका नाम दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ड्रैगन एक के भीतर के तारों की उत्पत्ति 4 to 6 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। शोधकर्ताओं ने आखिरकार पहेली सुलझा ली है और यह स्पष्टीकरण दिया है कि तुलनात्मक रूप से कम संख्या में बड़े चुंबकीय तारों का निर्माण कैसे हुआ है। इसी मामले में एक चुंबकीय क्षेत्र तब उत्पन्न हुआ है जब बड़े तारे ने संभवतः अपने छोटे तारे को अवशोषित कर लिया था। इसके परिणाम स्वरूप उन तारकीय पदार्थों का निर्माण हुआ है। यह विलय संभवतः बहुत उग्र था। जब दो तारे विलीन होते हैं तो पदार्थ बाहर फेंकी जा सकती है और इसे संभवतः वह निहारिका निर्मित हुई जिसे हम आज देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऐसे ही इनका मैप है फ्रेंड्स। ठीक है, और इसमें क्या नेक्स्ट है, भारत का हीट एक्शन प्लान, ये क्या है फ्रेंड्स, तो ये भी देखेंगे। ये इसका संदर्भ क्या है, तो देश भर में हीट वेव की गंभीरता और आवृत्ति में वृद्धि के साथ विभिन्न स्तरों पर राज्य, जिला और शहरों पर सरकार ने हीट एक्शन प्लान HAP तैयार किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार हीट वेव की परिभाषा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करती है। यदि कोई स्टेशन मैदानी इलाके में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक है, तटीय क्षेत्र में 37 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक है, या पहाड़ी में 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक है तापमान दर्ज करता है, तो IMD हीट वेव घोषित करेगा। तो फ्रेंड्स ये वाला जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक टेस्ट में कोई तो टेस्ट में दे रही थी, उसमें ये चीज़ कथन कारण में आ गए थे, तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे 40 डिग्री किस पे है फ्रेंड्स, तो ये कोई स्टेशनरी मैदान में, और तटीय क्षेत्र में 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और पहाड़ी में 30 डिग्री सेल्सियस होगा तो हीट वेव घोषित हो जाएगा। हीट एक्शन प्लान, तो यहाँ पे देखिए हीट एक्शन प्लान के अंतर्गत किए जाने वाले उपाय क्या क्या हैं, तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण के बारे में है, तो यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है माउंट रुआंग ज्वालामुखी कहाँ है, तो हाल ही में इंडोनेशिया में माउंट रुआंग ज्वालामुखी में एक बार फिर विस्फोट हुआ है। विवरण क्या है तो उसको, तो उत्तरी सुलावेसी प्रांत में एक वोल्कानो माउंट रुआंग में लगातार 5 बार विस्फोट हुआ है। तो ये भी कभी पूछ लेगा फ्रेंड्स कि माउंट रुआंग कहाँ स्थित है, तो माउंट रुआंग इंडोनेशिया में स्थित है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछा था आपका 69 का प्री आप देख लेंगे तो उसमें से ऐसा एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ध्यान देखेंगे माउंट रुआंग कहाँ है, तो इंडोनेशिया में है।
और इसके बारे में तो इंडोनेशिया एक बड़ा द्वीप समूह राष्ट्र है, प्रशांत रिंग ऑफ फायर में स्थित है, जो लगातार भूकंपीय ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण बनता है। ठीक है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक चाप है जो टेक्टोनिक प्लेटों द्वारा टकराती है, जो जापान से दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत बेसिन तक फैली हुई है। इस क्षेत्र में पृथ्वी पर सभी भूकंपों में से 90% और सभी ज्वालामुखी में से 75% से अधिक अनुभव किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे। और माउंट रुआंग कहाँ है? तो ये इंडोनेशिया है। ये फ्रेंड्स, ये इंडोनेशिया का मैप दिया हुआ है, इधर फिलीपींस है, तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स। इंडोनेशिया में अन्य प्रमुख ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में ये पूछ भी सकते हैं। तो माउंट मेरापी मिस्र ज्वालामुखी है, सीनाबंग तो स्टोटो ज्वालामुखी है, डिएंग क्या है तो मिस्र ज्वालामुखी है, काकाट्रोआ कालेडरा है और सेमेरू स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें बस इस वीडियो में बस इतना तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे और जितना जो आगे बचा हुआ है उसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। और लाइक कीजिए फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।